नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का समय था। हम दोनों दोस्त अक्सर की तरह कॉफी शॉप में बैठे थे। रोहन की आवाज में हमेशा की तरह उत्साह था, लेकिन आज वह कुछ नया सोच रहा था। भाई, इस बार एडवेंचर ट्रिप प्लान करते हैं, उसने एकदम से कहा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सा जोश था। कहाँ? मैंने पूछा। कर्नाटक का कुद्रेमुख रिजर्व फॉरेस्ट सुना है? घना जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस हमारी कैंपिंग और प्रकृति, उसने जवाब दिया। मैंने थोड़ा सोचा, लेकिन यार, वो जगह सुनसान और खतरनाक भी हो सकती है। मैंने संदेह जताया, पर रोहन कहाँ मानने वाला था। भाई, जिंदगी में थोड़ा रोमांच होना चाहिए। ये जंगल की शांति और एडवेंचर का मजा कुछ अलग होगा। सोचो, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हम और जंगल का अज्ञात रहस्य। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैं भी भीतर से इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन दिल के कोने में एक हल्की सी अनहोनी की आशंका बनी रही। और इस तरह हमारी कुद्रेमुख की एडवेंचर ट्रिप की योजना बन गई। रोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता को तुरंत फोन लगाया, और मैं भी इस रोमांचक प्लान में अपनी गर्लफ्रेंड स्मिता को शामिल करने का सोच रहा था। स्मिता हमेशा से एडवेंचर पसंद करती थी, लेकिन जंगलों में कैंपिंग का ख्याल थोड़ा नया था। मैंने उसे फोन किया और उसे बताया, हम कुद्रेमुख रिजर्व फॉरेस्ट में कैंपिंग करने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? स्मिता ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी आवाज में वही एक्साइटमेंट थी जो हर बार रोमांचक प्लान के वक्त होती थी। चलो, मैं तैयार हूं, लेकिन हमें सब कुछ अच्छे से प्लान करना होगा। वो जंगल थोड़ा खतरनाक हो सकता है। मैंने हामी भर दी। उधर रोहन ने भी अंकिता को मनाने में देर नहीं लगाई। अंकिता को ट्रैवल का शौक था और वह हमेशा नई जगहों की खोज में रहती थी। सभी एक दूसरे से बात करते हुए प्लानिंग में जुट गए। हमने अगले वीकेंड पर जाने का फैसला किया और तुरंत ही कैंपिंग गियर, खाने पीने का सामान और जरूरी चीजों की खरीदारी शुरू कर दी। जंगल जाने से पहले हमने सोचा कि किसी लोकल गाइड से जानकारी ले लें, ताकि हम जगह और उसके खतरों के बारे में कुछ समझ सकें। रोहन ने एक लोकल गाइड से संपर्क किया, जिसका नाम शंकर था। शंकर एक अनुभवी आदमी था, जिसने इस जंगल की कई यात्राएं कराई थी। जब उसने सुना कि हम जंगल के अंदर एक दूरस्थ इलाके में कैंपिंग करना चाहते हैं, तो उसने हमें चेतावनी दी। आप लोग सही जगह पर जा रहे हैं, लेकिन वो जंगल जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। वहां अक्सर लोग रास्ता भटक जाते हैं और कुछ तो कभी लौटते भी नहीं। हम थोड़ा असहज हो गए। उसने आगे बताया, एक पुरानी कहानी है वहां की। कहते हैं कि उस जंगल में एक यक्षिणी का वास है। उसकी सुंदरता से लोग आकर्षित हो जाते हैं और फिर कभी लौट नहीं पाते। हम हंसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। रोहन ने माहौल हल्का करते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है। हम जाएंगे और एक यादगार ट्रिप करेंगे। लेकिन शंकर की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हमें उसकी बातों ने थोड़ा विचलित किया, पर हम तैयार थे। शंकर की चेतावनी और यक्षिणी की कहानी के बावजूद रोहन ने ट्रिप कैंसिल करने का नाम तक नहीं लिया। भाई, बस एक बार जंगल के अंदर पहुंचो, फिर देखना कैसे मजा आएगा, उसने कहा। उसने हमें एक ऐसी जगह पर कैंप लगाने का सुझाव दिया जहां कोई नहीं जाता। वह जगह बिल्कुल दूर है और शायद ही कोई इंसान वहां आता हो। यही असली एडवेंचर होगा। मैं और स्मिता थोड़े असमंजस में थे। जंगल का वह हिस्सा सुरक्षित नहीं था, पर रोहन और अंकिता की जिद ने हमें तैयार कर दिया। हम सब ने अपनी गाड़ियों में सामान रखा और तय किया कि हम देर शाम को निकलेंगे, ताकि रात को कैंपिंग की असली शुरुआत हो सके। हमने जरूरी कैंपिंग गियर, टेंट, खाने पीने का सामान और जैकेट्स तैयार कर ली, क्योंकि जंगल की ठंड के बारे में सुना था। स्मिता ने कहा, अगर कुछ भी अजीब लगा तो हम तुरंत वापस आएंगे। रोहन ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, पर भीतर से हम सब जानते थे कि इस ट्रिप में कुछ अजीब होने वाला था। हमने शाम को सफर शुरू किया।
और रात होते होते जंगल के भीतर पहुंच गए। चारों ओर घना अंधेरा था। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स से ही हमें रास्ता दिखाई दे रहा था। जैसे ही हम उस सुनसान जगह पर पहुंचे जहां हमें कैंप लगाना था, चारों तरफ का सन्नाटा एकदम भयानक था। हल्की हवा चल रही थी जो पेड़ों की शाखाओं से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। जंगल की ठंड हमारी उम्मीद से ज्यादा थी। मैंने टेंट लगाते समय महसूस किया कि आसपास का वातावरण कुछ ज्यादा ही सन्नाटे से भरा हुआ था, मानो कोई हमें देख रहा हो। रोहन ने हंसी मजाक करते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अंकिता और स्मिता दोनों ने उस सन्नाटे को महसूस किया। यहां कुछ अजीब है, स्मिता ने धीरे से कहा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन उसे शांत करने की कोशिश की। सब कुछ अजीब होते हुए भी हमने टेंट लगाया और आग जलाई। रात गहरी हो चुकी थी और अब हमारी असली यात्रा शुरू होने वाली थी, जंगल की अजीब और डरावनी दुनिया में। रात गहरी हो चुकी थी और हमने जंगल के बीच अपना टेंट लगा लिया था। आग की हल्की लौ में हम सब बैठकर बातें कर रहे थे, पर चारों तरफ का सन्नाटा हमें लगातार बेचैन कर रहा था। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी और उसके साथ पेड़ों की सरसराहट भी बढ़ गई थी। अचानक दूर से किसी स्त्री के गाने जैसी आवाज सुनाई दी। मैं और रोहन एक दूसरे की तरफ देखे, मानो कुछ अनजानी चीज को महसूस कर रहे हों। आवाज साफ तो नहीं थी, पर वह जंगल की साधारण ध्वनियों से अलग लग रही थी। रोहन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, शायद ये हवा की आवाज है या फिर हमारे दिमाग का खेल। मैंने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया, पर मन के किसी कोने में वह आवाज गूंजती रही। स्मिता और अंकिता भी थोड़ी असहज दिखीं, लेकिन हमने माहौल को हल्का करने के लिए बातों का रुख बदल दिया। हालांकि उस रहस्यमयी आवाज ने हमारी रात को अनुभव में एक अनकहा डर घोल दिया था। थोड़ी देर बाद हम सब अपने अपने टेंट में सोने चले गए, लेकिन मैं उस आवाज को भुला नहीं पाया। रात को सोने के बाद मुझे नींद में एक अजीब सपना आने लगा। मैंने देखा कि मैं उसी जंगल में अकेला खड़ा हूं जहां हमने अपना कैंप लगाया है। हवा अचानक बंद हो गई थी और सब कुछ एकदम शांत था। तभी मेरी नजर एक सुंदर महिला पर पड़ी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वह मुझे अपने पास बुला रही थी। उसकी आंखों में एक खींचने वाली शक्ति थी। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन मेरे पैरों में जैसे वजन बढ़ गया था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वह मुस्कुराई और एक अजीब सी आवाज में कुछ कहने लगी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से लथपथ था। टेंट के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ दूर से आग की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने रोहन की ओर देखा। वह गहरी नींद में था। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। यह सपना कुछ ज्यादा ही असली सा लगा। मैं कुछ देर तक घबराया हुआ बैठा रहा, फिर धीरे धीरे खुद को शांत किया। लेकिन उस महिला की छवि अब भी मेरे दिमाग में तैर रही थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो स्मिता की चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने रात भर ठीक से सोया नहीं था और बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो किसी चीज से परेशान हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, बस रात को अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसकी बातों ने मुझे रात का सपना याद दिला दिया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। शायद ये सिर्फ हमारा वहम था। फिर भी स्मिता की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कुछ और नहीं कहा, पर मैं जानता था कि वह भी कुछ असामान्य महसूस कर रही थी। बाकी सब भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन मैं और स्मिता दोनों इस अनकही बेचैनी से जूझ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जंगल का यह सन्नाटा कुछ छुपा रहा है। मैं स्मिता को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ हमारा दिमाग का खेल है, लेकिन उसकी बेचैन निगाहें कुछ और ही बयां कर रही थीं। उसके साथ साथ अब मुझे भी महसूस हो रहा था कि इस जगह में कुछ तो है जो हमें लगातार देख रहा है। दोपहर होते होते हमने जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। हम एक नए रास्ते पर चल रहे थे जो पूरी तरह से जंगली पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ था। चलते चलते हमें एक पुरानी इमारत के अवशेष दिखाई दिए। जब हम करीब पहुंचे तो देखा कि वह एक जर्जर मंदिर था। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं और वहां की घास ने सब कुछ ढक लिया था।
ऐसा लग रहा था कि यह जगह कई सालों से किसी ने नहीं देखी थी। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी। वह मूर्ति एक स्त्री की थी जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी आंखें जीवंत लग रही थीं, मानो वह हमें देख रही हो। रोहन और मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। मूर्ति की सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह कौन हो सकती है, मैंने सोचा। स्मिता और अंकिता ने मूर्ति को देखकर घबराहट महसूस की और तुरंत वहां से चलने की बात करने लगी। लेकिन हम दोनों मूर्ति के पास कुछ देर तक खड़े रहे, जैसे किसी अनजानी शक्ति से बंधे हुए हों। कुछ था उस मूर्ति में जो हमें उसकी तरफ खींच रहा था। फिर हमने भी अपनी सहेलियों की सलाह मानी और वहां से वापस चल दिए। मूर्ति को देखकर हम दोनों में एक अजीब सा आकर्षण जाग उठा था। रोहन और मैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थे। उस मूर्ति की सुंदरता साधारण नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो हमें बार बार उसकी ओर खींच रहा था। रोहन ने मेरी तरफ देखा। भाई, ये मूर्ति कुछ अलग ही है। इसे देखकर अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। स्मिता और अंकिता इस स्थिति से असहज थीं। अंकिता ने जल्दबाजी में कहा, हमें यहां से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। स्मिता ने भी हामी भरी। इस मूर्ति में कुछ अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। उनकी बेचैनी को महसूस करते हुए हमने भी वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी उस मूर्ति की छवि घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें कुछ कहना चाहती हो। जब हम वापस लौटे तो मुझे एहसास हुआ कि हम उस मूर्ति के प्रभाव में आ चुके थे। शायद यह उसी यक्षिणी की मूर्ति थी जिसके बारे में हमने सुना था। तीसरी रात के बाद से रोहन के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। उसकी बातों में अब वह हल्कापन नहीं था जो पहले होता था। पहले जहां वह हम सबके साथ हंसी मजाक में लगा रहता था, अब उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी थी। वह अक्सर जंगल में अकेले जाने की बात करने लगा, जिसे सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया था। भाई, मुझे लगता है कि हमें जंगल के और अंदर जाना चाहिए, उसने मुझसे कहा। वहां कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। उसकी आवाज में अब पहले जैसी मस्ती नहीं, बल्कि एक अलग तरह का जुनून था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। रोहन, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हम यहां आराम करने और मस्ती करने आए हैं, न कि जंगल में खो जाने के लिए। लेकिन वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह बार बार उसी तरफ देखने लगा जहां हमने उस जर्जर मंदिर को देखा था। उसकी हरकतें अब मुझे और भी अजीब लगने लगीं। स्मिता और अंकिता ने भी उसकी इस बदली हुई हालत पर गौर किया, लेकिन हम में से कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। रात को जब मैं सोया तो फिर वही सपना आने लगा, लेकिन इस बार सपना पहले से ज्यादा स्पष्ट था। मैं खुद को फिर उसी जंगल में अकेला खड़ा पाता हूं और अचानक मुझे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगती है और जैसे ही वह पास आती है, मैं देखता हूं कि वह एक स्त्री की आकृति है। एक बेहद आकर्षक और सुंदर महिला, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, जिसका नाम बाद में मुझे सपने में ही पता चला, चंद्रिका। चंद्रिका की आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थीं। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया, जैसे वह मुझे बरसों से जानती हो। आओ राज। उसकी आवाज में एक सम्मोहन था जो मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो रहा था। मैं उसकी ओर खींचता चला गया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी, पर साथ ही एक डरावना रहस्य भी छुपा था। जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसकी आंखों में मैंने खुद को खोता हुआ महसूस किया। तभी अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं हांफते हुए उठ बैठा। ये सपना नहीं था, ये कुछ और ही था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो गया था कि वह सिर्फ सपना नहीं थी। उस रात के बाद से मेरे मन में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। चंद्रिका का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ मेरे दिमाग में बस गया था। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये कुछ ज्यादा था। जब मैं जागता तो भी उसकी छवि मेरी आंखों के सामने घूमती रहती थी। उसकी ओर एक अनजाना आकर्षण था जो मुझे बार बार उसकी ओर खींच रहा था।
मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली है या सिर्फ मेरी कल्पना का हिस्सा। हर बार जब मैं अकेला होता तो उसकी यादें मुझे घेरने लगती। उसकी वह हल्की सी मुस्कान, उसका मुझे बुलाना, सब कुछ मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ रहा था। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मैं उसके खिंचाव से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी छवि मेरी सोच पर हावी हो गई थी। दिन हो या रात, मुझे उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगी थी। ये एहसास बहुत अजीब और डरावना था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण भी था जिसे मैं नकार नहीं पा रहा था। मैं खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन मन के किसी कोने में मैं जानता था कि यह सिर्फ सपना नहीं था। उसकी उपस्थिति हकीकत थी और अब वह मेरे दिलो दिमाग में पूरी तरह से समा चुकी थी। स्मिता ने मुझ में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। वह मुझसे बार बार पूछ रही थी, राज, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ अलग लग रहे हो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी और अजीब खिंचाव ने मेरी हरकतों को बदल दिया था। मैं उसकी आंखों में साफ देख सकता था कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके शक ने उसे बेचैन कर दिया था। वह मेरे करीब आई और कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यक्षिणी का खिंचाव मेरे हर विचार पर हावी हो रहा था और मैं स्मिता को अपनी हालत के बारे में कुछ बता भी नहीं सकता था। स्मिता ने मुझसे बात करना कम कर दिया था। शायद उसे डर था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वह अक्सर मुझे घूरते हुए देखती, मानो मेरे भीतर कुछ देखना चाहती हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलकने लगी थी और यह बात मुझे और भी बेचैन कर रही थी। सुबह जब हम उठे तो रोहन अपने टेंट में नहीं था। शुरू में हमें लगा कि वह बस आसपास कहीं गया होगा, शायद जंगल में टहलने के लिए। लेकिन जब काफी समय बीत गया और वह वापस नहीं लौटा तो हमें चिंता होने लगी। अंकिता ने सबसे पहले ध्यान दिया और रोते हुए कहा, रोहन कहाँ गया? उसने हमें कुछ बताया भी नहीं। हमने पूरे कैंप के आसपास ढूंढा, लेकिन रोहन कहीं भी नहीं मिला। उसके बैग और दूसरी चीजें टेंट में ही थीं, इसलिए यह साफ था कि वह अचानक ही कहीं चला गया था। मैंने और स्मिता ने जंगल के अंदर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था। उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी और जंगल का सन्नाटा अब और भी डरावना लगने लगा था। मुझे अब यकीन होने लगा था कि रोहन उसी मूर्ति या यक्षिणी के प्रभाव में था। उसके अचानक गायब होने से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमने उसे पूरी कोशिश से खोजा, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अब हमें डर लगने लगा था कि कुछ गलत हो चुका है। रोहन के गायब होने के बाद हम तीनों के बीच बेचैनी फैल गई थी। वह बिना कुछ बताए कहाँ चला गया था। जंगल के भीतर उसकी तलाश में जाने का निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं था। मैं, स्मिता और अंकिता ने जरूरी सामान उठाया और जंगल में घुस गए। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश की चेतावनी हो। हर कदम पर हम तीनों के दिलों में डर घर करता जा रहा था। जंगल की गहराइयों में पहुंचते ही हम चारों तरफ से आवाजें सुनने लगे। कभी कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा हो, तो कभी घनी झाड़ियों के बीच सरसराहट सुनाई देती। स्मिता ने एक बार ठिठक कर पूछा, तुमने सुना? कोई पुकार रहा था, है ना? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा था। हवा में एक अनजानी ध्वनि गूंज रही थी, जैसे कोई स्त्री बहुत धीमी आवाज में गा रही हो। हर तरफ से ये आवाजें हमें घेर रही थीं। ये समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारा भ्रम था या कोई वास्तविकता। जंगल अब हमारे लिए एक पहेली बन चुका था और हमें कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि रोहन कहाँ हो सकता है। उसकी तलाश में हम जंगल के और अंदर घुसते चले गए और हर कदम पर उस अनजानी शक्ति का प्रभाव महसूस होने लगा। कई घंटे बीत गए थे और अब हम काफी थक चुके थे। तभी हमें नदी की हल्की आवाज सुनाई दी। पानी के बहाव की दिशा में चलते हुए अचानक हमें एक आकृति दिखाई दी। यह रोहन था। वह नदी के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन उसकी हालत देखकर हमें गहरा झटका लगा। उसकी आंखें खाली थीं और वह किसी अजीब धुन में खोया हुआ था। रोहन, मैंने उसे पुकारा,
लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे वह बुदबुदाने लगा। चंद्रिका, वह मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। उसकी आवाज बेहद कमजोर और अस्पष्ट थी, मानो वह होश में न हो। स्मिता ने उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाया। रोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन उसकी बातें जैसे हवा में खो जाती थीं। वह बार बार यक्षिणी का नाम ले रहा था। चंद्रिका, वह इंतजार कर रही है। उसकी आंखें नदी की ओर टिकी थीं और उसके शब्दों में एक अजीब सी दीवानगी थी। मैंने उसे झकझोर कर उठाया। तुम्हें होश में आना होगा रोहन, यहां से चलो। लेकिन उसकी हालत देखकर साफ था कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं बचा था और वह उस अजीब आवाज के पीछे चलने के लिए बेताब था। रोहन की हालत अब हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर लग रहा था और उसकी आवाज थकी हुई थी, जैसे वह लंबे समय से सोया न हो। हम उसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। चंद्रिका, मुझे उसके पास जाना है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह अब हमारे बीच नहीं था। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि यक्षिणी का जाल अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। वह न केवल मानसिक रूप से बुरी तरह फंसा हुआ था, बल्कि उसका शरीर भी अब इस प्रभाव को झेल नहीं पा रहा था। उसकी धड़कनें धीमी हो रही थीं और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। रोहन, तुम इस चंद्रिका के बारे में क्यों बात कर रहे हो? यह सब तुम्हारा भ्रम है, स्मिता ने उससे कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। नहीं, वह असली है। वह मुझे बुला रही है। उसे मुझे अपने पास चाहिए, रोहन ने बेहोशी की हालत में कहा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे भी भीतर से झकझोर दिया था। शायद वह सही था। शायद यक्षिणी वाकई हमारे साथ खेल रही थी। रोहन की हालत देखकर मैं खुद भी उलझन में पड़ गया था। यक्षिणी का नाम सुनते ही मेरे मन में पिछले कुछ दिनों के सपने ताजा हो गए। चंद्रिका, वही चेहरा, वही आंखें। वह सपना अब सिर्फ सपना नहीं रह गया था। उसकी छवि मेरे दिमाग में और गहरी होती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली है या मेरा भ्रम। क्या सच में यह यक्षिणी हमें अपने जाल में फंसा रही थी, या यह सब मेरे सपनों का परिणाम था? हर रात मैं उसी चेहरे को देखता था और अब मुझे लगने लगा था कि वह सिर्फ मेरे सपनों तक सीमित नहीं थी। वह असलियत में थी, हमारे चारों ओर थी। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सच में हो सकता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ खेल रही है? लेकिन इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। हर बार जब मैं सोता था, वह मेरे सपनों में आती थी और अब मुझे यह महसूस होने लगा था कि उसकी उपस्थिति केवल सपनों में नहीं, बल्कि इस जंगल में भी थी। रोहन की हालत ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। यक्षिणी सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, वह हकीकत में हमें अपने जाल में फंसा चुकी थी। मैं खुद को इस भयानक सच्चाई से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी अब उसकी ओर खींचने लगा था। जब हम रोहन को सहारा देकर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे दिमाग में मंदिर की वह मूर्ति लगातार घूम रही थी। वह मूर्ति जिसे देखकर मैं और रोहन दोनों अजीब आकर्षण महसूस कर रहे थे। अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। उस मूर्ति का संबंध रोहन की स्थिति से था और शायद मेरे सपनों से भी। मूर्ति, वही मूर्ति, मैंने खुद से बुदबुदाया। मुझे अब यकीन हो गया था कि चंद्रिका की मूर्ति ही इस सब का केंद्र थी। वह मूर्ति ही थी जिसने रोहन को अपने वश में कर लिया था और शायद मैं भी उसी जाल में फंस रहा था। रोहन का बार बार यक्षिणी का नाम लेना, उसका बुदबुदाना, उसका बदला हुआ व्यवहार, यह सब उस मूर्ति से जुड़ा हुआ था। मुझे अब समझ में आ गया था कि उस मूर्ति ने हम दोनों पर अपनी छाया डाल दी थी। वह न सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति थी, बल्कि उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने हमें अपने प्रभाव में ले लिया था। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, हमें इस रहस्य से बाहर निकलना था, वरना हम सब इस जंगल और उस यक्षिणी के जाल में फंसकर कहीं खो जाएंगे। स्मिता ने शुरुआत से ही जो बेचैनी महसूस की थी, अब वह बढ़ती जा रही थी। रोहन की हालत और अजीब सपनों की बातों के बीच उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन अब
वह भी यक्षिणी की छाया से बच नहीं पा रही थी। उस रात जब हम कैंप के पास बैठे थे, हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक स्मिता की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा, मानो कुछ देख रही हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें दिखाई दे रही है? स्मिता ने एक धीमी घबराई हुई आवाज में कहा। हमने उसकी तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, स्मिता, तुम्हें कुछ भ्रम हो रहा है, यहां कोई नहीं है। लेकिन वह मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखें एक दिशा में स्थिर थीं, जैसे वह किसी को देख रही हो। वह बहुत सुंदर है राज। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह यक्षिणी की तरफ खींचने लगी, जैसे वही जादू जिसने मुझे और रोहन को फंसाया था अब स्मिता को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मुझे साफ दिख रहा था कि यक्षिणी अब केवल सपनों तक सीमित नहीं थी। वह असलियत में हमारी तरफ बढ़ रही थी और स्मिता उसकी पहली शिकार बनने वाली थी। स्मिता की हालत देख अंकिता के चेहरे पर साफ डर उभर आया। वह पहले से ही इस जंगल के माहौल से असहज थी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हो रहा है। अंकिता बार बार हमें कैंप छोड़ने और वापस लौटने की सलाह दे रही थी। यह सब ठीक नहीं है राज, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, उसने डर से कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी कि मैं भी एक पल के लिए मान गया। लेकिन मसला यह था कि अब केवल लौट जाना कोई विकल्प नहीं रह गया था। यक्षिणी ने न केवल हमारे सपनों में बल्कि अब हमारी वास्तविकता में भी जगह बना ली थी। अंकिता ने जंगल के चारों ओर देखा। हर सरसराहट, हर आवाज उसे डराने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में आतंक स्पष्ट था। राज, मैं यह नहीं समझ पा रही कि तुम लोग कैसे इसे नजरअंदाज कर रहे हो। हम इस जंगल में फंस गए हैं। यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें निगलने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। मैं जानता था कि उसकी बातें बेबुनियाद नहीं थीं। अंकिता का डर वाजिब था। यक्षिणी का साया हम सब पर मंडरा रहा था और अंकिता अब उससे और ज्यादा डर रही थी। उसकी हालत देखकर मुझे भी लगा कि अगर हम जल्द कुछ नहीं करेंगे तो यह डर हमें बर्बाद कर देगा। अंकिता के डर और स्मिता की अजीब हालत ने मुझे यह साफ कर दिया कि अब वक्त बहुत कम बचा था। यक्षिणी सिर्फ हमारी आत्माओं पर नहीं बल्कि हमारे शरीरों पर भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी। रोहन पहले ही उसकी गिरफ्त में जा चुका था और अब स्मिता भी उसी दिशा में बढ़ रही थी। यह सब एक जाल था जो यक्षिणी धीरे धीरे बुन रही थी। मुझे समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं बल्कि मानसिक जंग थी। मैंने खुद से लड़ाई शुरू कर दी थी। हर बार जब चंद्रिका मेरे सपनों में आती, मैं खुद को रोकने की कोशिश करता। मैं जानता था कि अगर मैंने उसकी ओर खींचने दिया तो मैं भी रोहन की तरह हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि रोहन और स्मिता दोनों को भी बचाना था। मैंने खुद से कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, मैं यक्षिणी के इस जाल को तोड़कर रहूंगा। मैंने रोहन और स्मिता की आंखों में वही खालीपन देखा था जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं था, ये उस अलौकिक शक्ति के खिलाफ एक लड़ाई थी जिसने हमें फंसा रखा था। उसी रात जब हम वापस कैंप में आए, हवा और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। एक अजीब सी सिहरन मेरे पूरे शरीर में फैल गई थी। जैसे ही मैं अपनी जगह पर बैठा, एक साया हमारी कैंप की रोशनी के पास से गुजरा। पहले मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वही थी, चंद्रिका, यक्षिणी। वह दूर पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी मेरी ओर थीं। उसकी सुंदरता किसी जादू की तरह थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो मुझे डराने लगी थी। मैं उसे देखता रहा जैसे मेरी आंखें उसकी ओर जमी हुई थीं। मेरे भीतर का डर इतना बढ़ चुका था कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरी सांसें रुक गई थीं और मैं जैसे जमीन से चिपक गया था। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, लेकिन मेरे शरीर ने जैसे जवाब दे दिया था। मैं जानता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। यक्षिणी ने अब पूरी तरह हमारे कैंप पर कब्जा कर लिया था और उसका प्रभाव हर तरफ महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे वह यक्षिणी मेरी तरफ बढ़ती गई, मैं उसकी आंखों में डूबता चला गया।
उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो मेरे भीतर के हर डर को पीछे धकेल रहा था और एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रहा था। मैं जानता था कि यह जादू था, लेकिन फिर भी मैं खुद को उसकी ओर खींचने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी हर हलचल, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ मुझे उसकी ओर बुला रहे थे। राज, चलो यहां से, स्मिता ने घबराई आवाज में कहा, लेकिन मैं उसकी बातों को सुनने की स्थिति में नहीं था। यक्षिणी के जादू ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसका हर इशारा, हर मुस्कान मुझे और करीब खींच रही थी। मेरे दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। मैं जानता था कि अगर मैं उसकी ओर बढ़ा तो मैं भी बाकी सब की तरह उसकी कैद में फंस जाऊंगा, लेकिन उसके आकर्षण से दूर होना अब असंभव लग रहा था। उसका जादू इतना गहरा था कि मैं खुद को उससे बचाने में नाकाम हो रहा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और मैं उसके करीब खींचा चला जा रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो रात की घटनाओं ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। मैं समझ गया था कि यक्षिणी से छुटकारा पाने के लिए हमें उस मंदिर की तरफ देखना होगा जिसे हमने जंगल के भीतर पाया था। वहां की मूर्ति के प्रति जो आकर्षण मैंने और रोहन ने महसूस किया था वो महज संयोग नहीं हो सकता था। मुझे यकीन था कि यह मंदिर और वह मूर्ति ही यक्षिणी के अस्तित्व का केंद्र थे। दोपहर में मैंने उस मंदिर का फिर से दौरा करने का निर्णय लिया। स्मिता और अंकिता ने मुझे मना किया, लेकिन मेरा मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। जब मैं उस पुराने जर्जर मंदिर में पहुंचा तो मुझे मूर्ति के पास कुछ अजीब लगा, जैसे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई हो। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि यह वही यक्षिणी थी जिसने हमें अपने जाल में फंसाया था। मूर्ति के चारों ओर की उभरी हुई रेखाएं, उसकी आंखों में गहराई और उसके चेहरे की शांति अब मुझे डरावनी लगने लगी थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि इस मंदिर और यक्षिणी के बीच कोई प्राचीन रहस्य छिपा है और वह आत्मा इस मूर्ति से जुड़ी हुई थी। शायद यह वही जगह थी जहां से यह सारी घटनाएं शुरू हुई थी। जब मैं वापस कैंप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि रोहन एक कोने में बैठा बुदबुदा रहा था। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसके भीतर कुछ भी नहीं बचा था। मुझे देखकर वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे जाना है, मुझे चंद्रिका के पास जाना है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें अब किसी और ही दुनिया से थीं। उसने एकदम अलग आवाज में कहा, वह मुझे बुला रही है राज, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। उसने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे मुक्ति देगी। उसकी हालत देखकर मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। रोहन पूरी तरह से यक्षिणी के प्रभाव में था। वह अब कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जो यक्षिणी के जादू के आगे पूरी तरह झुक चुका था। उसने अपने पूरे अस्तित्व को उसके हवाले कर दिया था। वह बार बार कहता रहा, चंद्रिका को मैं स्वीकार करता हूं। मैंने उसकी आंखों में जो देखा वह डरावना था। वह पूरी तरह आत्मसमर्पण के लिए तैयार था। मुझे पता चल चुका था कि अब रोहन को वापस लाना लगभग असंभव था। वह अपनी आत्मा पहले ही उस शापित यक्षिणी को दे चुका था। रोहन की हालत देखकर मैं भयभीत था, लेकिन अब मेरा ध्यान स्मिता और अंकिता पर था। यक्षिणी का असर उन दोनों पर भी पड़ने लगा था। स्मिता पहले से ही उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। उसके हाव भाव अब पहले जैसे नहीं रहे। उसकी आवाज में एक खिंचाव था जो मुझे यक्षिणी की ओर इशारा करता था। वह बार बार जंगल की ओर देखती थी, जैसे कोई उसे भी बुला रहा हो। अंकिता भी अब पूरी तरह से डर के साए में जी रही थी। उसकी आंखों में हर पल एक नई दहशत दिखती थी। वह चाहकर भी इस जंगल से निकलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी यक्षिणी का आभास होने लगा था। मैंने देखा कि यक्षिणी की ताकत बढ़ती जा रही थी। अगर मैंने जल्द कुछ नहीं किया तो स्मिता और अंकिता भी रोहन की तरह उसके जाल में फंस जाएंगी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी हिम्मत महसूस हुई। अब मेरे पास समय कम था। हर पल यक्षिणी का असर बढ़ रहा था और उसकी ताकत हम सभी को बर्बाद करने के लिए काफी थी। मंदिर में दूसरी बार जाने पर मुझे एक पुरानी किताब मिली। यह एक पुजारी की डायरी थी जिसमें उसने उस यक्षिणी के बारे में लिखा था। डायरी की भाषा पुरानी थी, लेकिन मैं उसे समझने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे मुझे सच्चाई का पता चलने लगा। इस डायरी के अनुसार यह यक्षिणी चंद्रिका नाम की एक स्त्री थी
जो इसी इलाके के एक राजकुमार से प्रेम करती थी। लेकिन किसी वजह से वह राजकुमार मारा गया और उसकी मौत का कारण चंद्रिका को बना दिया गया। चंद्रिका को निर्दोष होते हुए भी श्रापित कर दिया गया था। उसे अपने प्रेमी की मौत का बदला लेना था, लेकिन उसे किसी के जीवन की आवश्यकता थी, एक आत्मा जो उसे शांति दिला सके। यह जानकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया था कि यही कारण है कि यक्षिणी हमें अपने जाल में फंसा रही थी। उसे हमारे शरीरों और आत्माओं की आवश्यकता थी ताकि वह अपने पुराने प्रेम के साथ पुनर्मिलन कर सके। यह सारा खेल उसकी उस इच्छा का हिस्सा था जो उसने सदियों पहले ठुकराई हुई थी। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था। मुझे मंदिर में जाकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे यक्षिणी की आत्मा को शांत किया जा सके। मुझे समझ में आ चुका था कि यह आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो उसे चाहिए। मैंने खुद को तैयार किया। यह लड़ाई न केवल यक्षिणी से थी, बल्कि मेरे अपने डर और संदेह से भी थी। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने मंदिर की मूर्ति को फिर से देखा। मुझे एहसास हुआ कि यक्षिणी की आत्मा उस मूर्ति से जुड़ी हुई है। अगर मैं उसे तोड़ सकूं, तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए। जब हमें यक्षिणी की सच्चाई और उसका उद्देश्य समझ में आया, तो हमारे पास अब एक ही विकल्प बचा था, मंदिर में लौटना और उसका अंत करना। हम सबके दिलों में डर था, लेकिन अगर हमने यह कदम नहीं उठाया तो यक्षिणी हम सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। स्मिता और अंकिता का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, लेकिन उनके भीतर एक जज्बा था कि वे इस भयानक स्थिति से निकलना चाहती थी। रात का अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा था जब हम तीनों फिर से उसी मंदिर की ओर बढ़ने लगे। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की अजीब सी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। अंकिता ने मेरे पीछे चलते हुए कहा, राज, अगर हम इस बार सफल नहीं हुए तो क्या होगा? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद इसका जवाब नहीं पता था। जंगल की राह अब और भी ज्यादा घनी लग रही थी, लेकिन हम किसी तरह से मंदिर तक पहुंच गए। जैसे ही हम मंदिर के अंदर दाखिल हुए, हमें एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। मंदिर अब और भी डरावना लग रहा था, जैसे वहां हमें कुछ इंतजार कर रहा हो। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही मैंने महसूस किया कि वहां कुछ बहुत गलत था। हवा अचानक से थम गई थी और एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी मुझे अचानक ठंडी हवा की एक तेज लहर महसूस हुई, जिसने मेरी रीढ़ को सिहरा दिया। मेरी नजर मूर्ति पर पड़ी। उसके चारों ओर अब एक नीली रोशनी सी फैली हुई थी। मैं समझ गया था कि यह यक्षिणी की अंतिम कोशिश थी हमें अपने जाल में फंसाने की। अचानक वह सामने आ गई। उसकी उपस्थिति पूरी तरह से शक्तिशाली और डरावनी थी। उसकी आंखों में वही आकर्षण और भयानकता थी जिसे मैंने पहले सपनों में देखा था। उसकी खूबसूरती और खतरनाक आभा का सम्मिश्रण अब मेरे सामने सजीव रूप में था। उसने अपनी बाहें मेरी ओर बढ़ाईं, जैसे वह मुझे अपने पास खींचना चाहती हो। मेरे दिल में अजीब सी उथल पुथल मची थी। उसका आकर्षण इतना प्रबल था कि मैं खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, राज, आओ, मुझसे दूर क्यों हो? उसकी बातें मेरे मन को कमजोर करने लगी थी। मेरे पैर जैसे खुद ब खुद उसकी ओर खींचे जा रहे थे, लेकिन मुझे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना था। जैसे जैसे मैं उसकी ओर खींचने लगा, मैंने अपने भीतर की आखिरी ताकत को समेटने की कोशिश की। यह वही यक्षिणी थी जिसने रोहन को अपने कब्जे में कर लिया था, और अब वह मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी गहराई थी जिसमें मैं डूबता जा रहा था। मेरा शरीर जैसे उसके जादू में फंसता जा रहा था। स्मिता और अंकिता मुझे चिल्लाकर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाजें जैसे मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मेरी आंखें केवल यक्षिणी पर केंद्रित थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, और मुझे पता था कि अगर मैंने अब खुद को नहीं रोका तो मैं भी रोहन की तरह उसकी गिरफ्त में चला जाऊंगा। मैंने अपनी इच्छाओं से लड़ना शुरू किया। यह आसान नहीं था, क्योंकि यक्षिणी का आकर्षण बहुत ही प्रबल था। उसने फिर से कहा, राज, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। लेकिन इस बार
मैंने अपनी हिम्मत को समेटा और उसके शब्दों को अपने दिमाग से बाहर करने की कोशिश की। आखिरकार मुझे याद आया कि पुजारी की डायरी में लिखा था कि यक्षिणी को केवल उसी जगह बांध कर रखा जा सकता है जहां उसका शाप शुरू हुआ था। वह मंदिर ही उसकी बंदी गृह था। मुझे कुछ करना होगा ताकि वह आत्मा हमेशा के लिए इस मंदिर में कैद हो जाए। मुझे यह भी समझ में आया कि वह मूर्ति ही उसका शक्ति स्रोत थी। मैंने मंदिर के एक कोने में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से मूर्ति की तरफ फेंका। मूर्ति के टूटते ही एक जोरदार आवाज हुई और यक्षिणी की चीख गूंज उठी। उसकी आंखों में अब गुस्सा और दर्द था। तुमने मुझे धोखा दिया राज, वह चीखते हुए बोली। उसकी उपस्थिति अब धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। मैंने देखा कि वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। मैंने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाकर उस मूर्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया। जैसे ही मूर्ति का आखिरी टुकड़ा गिरा, यक्षिणी की आवाज अचानक शांत हो गई। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए उसी मंदिर में बंद हो चुकी थी। मंदिर के अंदर का माहौल अब सामान्य होने लगा था और हमें महसूस हुआ कि शाप अब खत्म हो चुका था। शापित आत्मा को खत्म करने के बाद मंदिर का माहौल बदल चुका था। ठंडक अब गायब हो चुकी थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हमने महसूस किया कि यक्षिणी अब हमें छोड़ चुकी थी। उसकी आत्मा अब इस दुनिया से मुक्त हो चुकी थी। हम तीनों ने मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जंगल अब पहले की तरह भयानक नहीं लग रहा था, लेकिन डर की एक परत हमारे मन में बनी रही। जैसे ही हम जंगल से बाहर निकलने लगे, मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही साथ इस अनुभव ने मेरे भीतर एक गहरा निशान छोड़ दिया था। स्मिता और अंकिता के चेहरे पर भी हल्की सी शांति थी, लेकिन हम सबके मन में यह बात थी कि जो कुछ हुआ वह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। हम भले ही उस भूतिया जंगल से बाहर आ गए थे, लेकिन वह अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमने कर्नाटक के इस जंगल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।